नॉइस एंड ड्रिफ्ट, नॉइसेस तो मैंने आपको बताया था कि हर जगह होते हैं। नॉइसेस क्या होता है, मैंने उसकी डेफिनेशन दी थी कि एनी अनवांटेड सिग्नल इज नॉइस। तो ऐसे कोई जो नॉइसेस हैं जो सिग्नल को डेविएट कर दें, तो ऐसे कोई सिग्नल्स हैं जो सिग्नल आपके मेन सेंसर को डेविएट कर दें, तो क्या होता है, उसको नॉइस बोलते हैं। ऐसे ही क्या है कि आउटपुट सिग्नल समटाइम्स स्लोली चेंज होते हैं इंडिपेंडेंटली, किसके, जो आप मेजर कर रहे हो चीज़ उसके इंडिपेंडेंटली चेंज होना शुरू कर देते हैं, और जैसे जो कि नहीं होना चाहिए। मीन्स आप यदि टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो योर सेंसर मस्ट गिव द आउटपुट दैट इज completely डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बाहर के जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो उसके इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है। यदि उसके इंडिपेंडेंटली यदि चेंज हो रहा है तो उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट, जो काफ़ी लंबे टाइम तक कोई ड्रिफ्ट आती है तो वो आपके सेंसर्स की फिजिकल चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ये दो नोड्स का, ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है वो आपको अलग नोड की आउटपुट है, और जो रेड लाइन से दिख रही है दैट इज आउटपुट ऑफ द डिफरेंट नोड। नोड मीन्स डिफरेंट सेंसर, दो अलग अलग सेंसर लगा रखे हैं आपने, ठीक है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट दिख रहा है, देखिए आप, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ पर कोई ना कोई ड्रिफ्ट है, ठीक है, ड्रिफ्ट अवेलेबल है। इसमें पहला आता है स्पैन और फुल स्केल इनपुट। अब इनपुट की बात कर रहे हैं कि अभी सेंसर के ऊपर जो इनपुट जा रही है वो क्या है, वो चीज़ है जो हम स्टिमुली का मतलब जो चीज़ जिस चीज़ को मेजर कर रहा है, जो स्टिमुलेट करती है, तो वो एक जो मैक्सिमम रेंज, जो एक डायनेमिक रेंज में पहले ही बता चुका हूँ, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक को बोलते हैं डायनेमिक रेंज। जिस डायनेमिक रेंज, स्टिमुली की जिस डायनेमिक रेंज को एक सेंसर कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पैन या फुल स्केल इनपुट बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हाईएस्ट पॉसिबल इनपुट वैल्यू, जो हाईएस्ट पॉसिबल मीन, जैसे मैं एक थर्मोमीटर की बात करता हूँ तो वो हाईएस्ट पॉसिबल किस टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, किस टेम्परेचर को ले सकता है, ठीक है, सो दैट उसके अंदर कोई अनएक्सेप्टेबिलिटी ना आए, या कोई अनएक्सेप्टेबल एक्यूरेसी ना, इनएक्यूरेसी ना आए, कोई बहुत बड़ी उसमें एरर ना आए। बिना एरर आए वो कितनी मैक्सिमम आउटपुट को, मैक्सिमम इनपुट स्टिमुलस को, इनपुट स्टिमुलाई को मेजर कर सकता है। इनपुट पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर को जितने मैक्सिमम वैल्यू को मेजर कर सकता है उसको हम बोलते हैं स्पैन या फुल स्केल इनपुट। उसके अंदर डायनेमिक रेंज की बात करते हैं एक्चुअल में तो हम, ठीक है, जैसे जी फॉर द एक्सेलरोमीटर, एक्सेलरोमीटर के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, वो जी के बराबर 9.8 की जो वैल्यू होती है। उसके बाद है फुल स्केल आउटपुट। ये तो हमने इनपुट की बात की, ये हम किसी भी सेंसर के इनपुट पे कितना लगा सकते हैं। पहले तो जो हमने बात की स्पैन की बात जो की वो हम इनपुट की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर आउटपुट की बात कर रहे हैं कि अब सेंसर की आउटपुट आ रही है। तो ये क्या है, ये वो चीज़ है कि एक सेंसर के ऊपर जब हमने मैक्सिमम स्टिमुले लगाई और जब मिनिमम वैल्यू लगाई स्टिमुले की, तब उन दोनों का डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्केल आउटपुट, ठीक है। ये उसका मेजरमेंट है कि जब देखो, जो भी आपने फिजिकल पैरामीटर मेजर करना है उसकी एक मैक्सिमम रेंज होगी और मिनिमम रेंज होगी। मैक्सिमम रेंज के लिए उसने कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया और मिनिमम रेंज के लिए उसने कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया। जब आप इसका एल्जेब्राइक सम लेते हो तो वो क्या होता है, एल्जेब्राइक डिफरेंस, सॉरी, जब आप उसका एल्जेब्राइक डिफरेंस लेते हो तो वो क्या होगा, उस अपना एक फुल स्केल आउटपुट होगी। जैसे एग्जांपल है LM35। LM35 टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसको वो मेजर करता है और मिनिमम टेम्परेचर जो इसको मेजर करता है, उनके लिए जितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है उसके एल्जेब्रिक डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फुल स्केल आउटपुट बोलते हैं। एक्यूरेसी जो है वो वर्स्ट कंडीशन में चेक की जाती है। एक्यूरेसी जो किसी भी चीज़ की है वर्स्ट कंडीशन में चेक की जाती है। जैसे एक्यूरेसी क्या है कि एक आइडियल उसका कर्व था और एक रियलिस्टिक कर्व क्या है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना गैप आया, मैक्सिमम गैप कहाँ आया, तो वो हमें एक्यूरेसी बताता है, ठीक है। हाईएस्ट डेविएशन ऑफ ए वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए सेंसर फ्रॉम द आइडियल और ट्रू वैल्यू,
एट इट्स इनपुट। तो इनपुट से, इनपुट को आप मेजर करते जा रहे हो, इनपुट को आप मेजर करते हो, इनपुट को वेरी करते जा रहे हो, मेजर करते जा रहे हो, जहाँ पर मैक्सिमम वेरिएशन आया, इनपुट जो आपने दी थी उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट उतनी नहीं आ रही, चेंज आ रहा है, जितना मैक्सिमम डिफरेंस हम देख लेंगे उसकी थ्रू आउट द रेंज मैक्सिमम एरर कहाँ आई, उसको हम उसकी एक्यूरेसी बोल रहे हैं, एक्यूरेसी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्यूरेसी आपको ये दिखाता है कि फर्स्ट केस में देखते हैं, किसी सबसे खराब जो केस हो सकता है उसके अंदर हम चेक करते हैं। जो एक्यूरेसी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनएक्यूरेसी शो करते हैं, तो इनएक्यूरेसी को हम कैसे शो कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू उसमें शो करते हैं, या फिर हम परसेंटेज में दिखाते हैं कि कितने परसेंट इनएक्यूरेसी है इसके अंदर, या इतने परसेंट एक्यूरेसी है। कई बार हम कहते हैं 90% एक्यूरेसी सिस्टम की। 90% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि उसके अंदर 10% एरर आने की पॉसिबिलिटी है। और इन टर्म्स ऑफ आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में भी हम उसको शो करते हैं। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन की जब हम बात करते हैं, कैलिब्रेशन का मीनिंग है कि ऐसे वेरिएबल्स फाइंड आउट करना, ऐसे स्पेसिफिक वेरिएबल्स फाइंड आउट करना जिसके ऊपर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड करता है, जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ ट्रांसफर फंक्शन हमने एक दिया है v इजिकल टू a प्लस बी टी। इट मीन्स जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो वेरिएशन है आप कह सकते हैं, जो वोल्टेज वेरिएशन है इस सेंसर के आउटपुट के अंदर, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। वो t के ऊपर भी डिपेंड करेगा, b के ऊपर डिपेंड करेगा और a के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? जैसे v1 यहाँ ये निकाला है, v2 ये निकाला है, इसका मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंट सेट हैं, ये डिफरेंट सेट हैं। आगे देखिए, कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर कैसे आ सकती है? जब ए पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ए पॉइंट ये ए उसमें एक पैरामीटर ए था और एक बी था और एक टी है, तो ए आपका ये है, तो A1 आपका ये हो सकता है। तो रियल लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, रियल वो पैरामीटर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाके इस तरीके से जाता है, तो ये कैलिब्रेटेड लाइन है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन एरर आएगी उसके अंदर। कैलिब्रेशन एरर के अंदर कोई भी वैसे कैलिब्रेशन होता क्या है, देखिए, जब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एमीटर बना रही है या वोल्ट मीटर बना रही है, वोल्ट मीटर बना के, वोल्ट मीटर तो बन के तैयार हो गया, फिर उसके बाद उसका स्केल बनाया जाता है। स्केल जब बनाया जाता है तो वहाँ मार्किंग की जाती है कि ये 0 वोल्ट ये है और 200 वोल्ट ये है, 100 वोल्ट ये है, 50 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है और 150 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है और 200 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है। तो ये स्केल बनाया जाता है, 10 वोल्ट यहाँ है, 20 वोल्ट यहाँ है, तो वो स्केल बनाया जाता है। उसको कैलिब्रेशन, उस प्रोसेस को कैलिब्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं। जब कैलिब्रेशन की जाती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ फिर एक कैलिब्रेशन एरर आती है, और वो कैलिब्रेशन एरर वो जो मैन्युफैक्चरर वो बताता है कि इसमें इतने % कैलिब्रेशन एरर है। उसके बाद आता है रिपीटेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है कि सेम फिजिकल कंडीशंस के अंदर जब उसको अगेन चेक किया जाता है, जैसे कोई चीज़ टेम्परेचर चेक कर रही है, उस टेम्परेचर 50 रखा है, मैंने फर्स्ट टाइम चेक कर लिया उसने 50 शो कर दिया, सेकंड टाइम चेक किया उसने 50 शो नहीं किया, 50 से कम किया या ज़्यादा किया। तो मतलब बार बार एक सेंसर को सेम कंडीशंस के अंदर ले जाके चेक करते हैं, और वो यदि आइडेंटिकल वैल्यू नहीं देता तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेबिलिटी एरर इसके अंदर है। तो वहाँ यदि वो सेम होनी चाहिए, यदि सेम नहीं है तो हम उसमें ये कहेंगे यूजुअली रिप्रेजेंट एज परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर में हम उसको शो करेंगे। FS का मतलब फुल स्केल के ऊपर परसेंटेज एरर शो करेंगे हम। रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन में स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ स्टिमुलस विच कैन बी सेंस्ड, ये हमें रिजोल्यूशन दिखाता है। जितनी भी स्मॉलेस्ट वेरिएशन जो हम उसको सेंस कर सकते हैं उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं गोल्ड स्मिथ के पास जो वेइंग बैलेंस है उसके ऊपर जाऊंगा तो उसके अंदर 1 मिलीग्राम भी चेंज होगा तो वो सेंस कर लेगा, लेकिन जब मैं ग्रेन मार्केट में वेइंग बैलेंस जो यूज़ होता है वहाँ जाऊँगा तो 1 ग्राम को भी सेंस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब उसकी उनकी रेजोल्यूशन के अंदर डिफरेंस है। आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस और इनपुट इम्पिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने कहा था, पहले ही बताया था, जब मैं उनको इंटरफेस करता हूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आउटपुट इम्पिडेंस है दैट वोल्टेज कनेक्शन, ये एक ऐसा जनरली ये वोल्टेज कनेक्शन ही होते हैं, एक ऐसा सेंसर है जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, तो
वहाँ क्या करते हैं, जो आउटपुट इम्पिडेंस है उसका, जब उसको इंटरफेस करेंगे तो उसका एक सेंसर का आउटपुट किसी भी डिवाइस का, वैसे तो ये रूल है कि किसी भी डिवाइस के ऊपर लगेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर लगेगा, तो जो आउटपुट इम्पिडेंस है दैट मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, और जो इनपुट इम्पिडेंस है दैट मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है। और यदि वो मैं करंट जनरेटिंग सेंसर की बात करता हूँ तो वो क्या होगा, वो इनपुट के ऊपर उसका अपोजिट हो जाएगा, इनपुट के ऊपर एज लो एज पॉसिबल और आउटपुट के ऊपर एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है। लेकिन मोस्टली हम ये वोल्टेज सेंसर की बात करते हैं, वोल्टेज बेस्ड सेंसर की बात करते हैं, करंट बेस्ड की इतनी बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं। ये जनरल कंसेप्ट है कि जब भी आप आउटपुट प्रॉपर लेना चाहते हैं, आप चाहते हो लोडिंग इफेक्ट ना आए, तो आपको प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग करनी पड़ेगी। इसको इम्पिडेंस मैचिंग बोलते हैं, जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। इम्पिडेंस मैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इम्पिडेंस इस तरीके से मैच करना चाहिए कि वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र थ्योरम को सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को सेटिस्फाई करे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को सेटिस्फाई करवाना हम एक डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट कोई उसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट ना आए और मिनिमम पावर का कंजम्पशन हो, मैक्सिमम पावर का यूटिलाइजेशन हो, जो पावर सोर्स दे रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। इसका मतलब वेस्टेज कम से कम होगी, आप ये कह सकते हो। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि आप बैटरी को वेस्ट कर रहे हो मैक्सिमम पावर लेके। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जो बैटरी पावर सप्लाई करे उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो रहा है, उसका वेस्टेज नहीं हो पा रहा। जब आप कंप्यूटर प्रोसेस इंटरफेस की बात करते हैं तो वहाँ कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो भी डेटा सेंस किया जाता है सेंसर से, तो वो डेटा कहाँ जाता है, कंट्रोलर के पास जाता है, और वहाँ वो कंप्यूटर में जाके मीन्स सबसे पहले तो ऑब्वियसली वो सेंसर से सेंस होके उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और उसके बाद वो डिजायर्ड जो उसके लेवल्स हैं उसमें चेंज किया जाएगा। उस लेवल्स में चेंज करने के बाद मीन्स उसको अडेप्टेबल सिग्नल बनाने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद उसको कंप्यूटर के अंदर सेंड किया जाएगा प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस के लिए, और वहाँ उसको स्टोर डाटा कलेक्ट करके स्टोर किया जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस सिस्टम के लिए, उसमें सबसे पहले सेंसर आता है जो आपका वेरिएबल्स को चेक करता है या वेरिएबल्स को रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद उसको डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में आगे कन्वर्ट करके आगे भेज देते हैं। तो एक्चुएटर है दूसरे नंबर पर, और उसमें क्या है कि जो एक्चुएटर क्या है कि आपके सेंसर ने सेंस कर लिया, उसके बाद वो डेटा मॉडिफाई वगैरह करके आगे भेज दिया, आगे भेजने के बाद जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो कंप्यूटर वहाँ उस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसके बेस पर कुछ एक्शंस रिकमेंड करेगा। तो वो एक्शन जो रिकमेंड किए जाएंगे, वो एक्शन कौन इम्प्लीमेंट करता है, वो एक्चुएटर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो A to D D to A कन्वर्टर, जहाँ भी कंप्यूटर के साथ रियल वर्ल्ड का जहाँ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ A to D और D to A कन्वर्टर ऑब्वियसली यूज़ होंगे। उसके बाद IO डिवाइसेस फॉर डिस्क्रीट डाटा, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ होंगे। जैसे आउटपुट के लिए आप प्रिंटर यूज़ करो या प्लॉटर यूज़ करो या स्पीकर यूज़ करो या आप वीडियो स्क्रीन यूज़ करो, आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ डिवाइसेस यहाँ चाहिए। देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ, ये आपका प्रोसेस कंट्रोल, ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, कोई प्रोसेस चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को आपने ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल करना है, उसको चेंज करना, उसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंसर्स हैं वो फिजिकल पैरामीटर्स को सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद A to D कन्वर्ट, अनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को भेज देंगे। कंप्यूटर को भेजने के, देखो इसमें एक डायरेक्ट दिखा रखे हैं और एक ऐसे दिखा रखा है। कुछ सेंसर्स होते हैं और सीधा डिजिटल में कन्वर्ट कर में डिजिटल में डाटा पिक करते हैं। कुछ सेंसर्स जो होते हैं वो अनालॉग में डाटा लेते हैं और उसको बाद में डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ये सीधा दिखाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ क्या है कि
कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस होगा, वो कंप्यूटर फिर कुछ कमांड देगा और वो कमांड डिजिटल से दोबारा एनालॉग में कन्वर्टर के थ्रू, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर एक्चुएटर में जाएंगे। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर के आउटपुट पोर्ट के ऊपर ही इस तरीके से मॉडेम वगैरह या जो भी लगा होगा वो उसको एक्चुएटर के अंदर, या आपका जो एक्चुएटर होगा वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो उसको डिजिटल सिग्नल आए तो उसको भी वो प्रोसेस करके आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक्चुएटर कैसा यूज़ कर रहे हो, सेंसर कैसे यूज़ कर रहे हो। तो वट एवर जो भी है, एक्चुअल में क्या है, सेंसर है, फिर ए टू डी कन्वर्टर, फिर कंप्यूटर, फिर डी टू ए कन्वर्टर, फिर एक्चुएटर। और एक्चुएटर का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एक्चुएटर का इफेक्ट तो आपके प्रोसेस कंट्रोल पर ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के ऊपर ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? कोई भी चीज़ आपकी इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है, मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था कि आप माइक में बोल रहे हो, एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर लगने के बाद आउटपुट में क्या है, आउटपुट के अंदर आपका स्पीकर लगा हुआ है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर आपने क्या चीज़ सेंस कर रहे हो और क्या चीज़ आउटपुट में दे रहे हो, वो सब चीज़ इसके अंदर मैटर करती हैं। ड्रॉबैक्स सेंसर्स की, ड्रॉबैक्स क्या है सेंसर्स की? सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि लाइफ टाइम जो है वो उसका ओवर यूज़ के कारण कम हो जाता है। जैसे हम आज के टाइम में जितना हम यूज़ कर रहे हैं सेंसर्स को, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसका लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक्सटर्नल सोर्स जो भी नॉइस या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है जो या ह्यूमिडिटी है, उससे इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि जो नॉइसेस वगैरह है या ह्यूमिडिटी है या प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब चीज़ें उनको अफेक्ट करती है और इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि समटाइम्स वो जो उनकी सेंसिटिविटी है, वो सिस्टम सेंसिटिविटी के कारण सिस्टम फेल हो जाता है। इतना सेंसिटिव होते हैं कई बार सिस्टम कि वो आप उसको रफली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उससे फिर सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया, मान लिया वो ह्यूमिडिटी के लिए रफ नहीं है, तो ह्यूमिडिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो वो उस ह्यूमिडिटी के कारण उसके अंदर क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा और वो सिस्टम आपका फेल हो सकता है। ठीक है, और जो कुछ सेंसर होते हैं वो इतने कम्प्लेक्स हो जाते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जब उसका अफेक्ट करती हैं उनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं वो। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि पहले मैंने एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि जो भी आपका सेंसर है वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्ड करे, जिसके लिए, उसी पैरामीटर के लिए रिस्पॉन्ड करे जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। मान लिया वो दूसरों के लिए भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा तो वो सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाएगा ऑब्वियसली, और एरर्स भी वहाँ ज़्यादा आएंगी, और ये ड्रॉबैक है। और आगे क्या है कि मोर एक्सपेंसिव, जो आरटीडी सेंसर्स हैं वो थर्मोकपल्स की बजाय ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये तो हमारी हो गई जनरल जो सेंसर्स हैं उनकी बात। अब हम थोड़ा स्मार्ट सेंसर की तरफ बढ़ते हैं। नया कंसेप्ट है, जब हम आईओटी की बात कर रहे हैं, स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सेंसर्स की बात करेंगे। आईओटी का जो कंसेप्ट है वही स्मार्टनेस का है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सेंसर भी स्मार्ट यूज़ करने पड़ेंगे। जब आप स्मार्ट सेंसर यूज़ करोगे तो स्मार्ट सेंसर को पहले समझो कि स्मार्ट सेंसर है क्या। देखिए, अब तक जितने भी हमने सेंसर्स की बात की थी वो डम्ब सेंसर थे। डम्ब सेंसर मतलब आपने, उसका काम सिर्फ ये था कि आउटपुट से सुनता, आउटपुट से उसने एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, रियल एनवायरनमेंट है, उससे उसने फिजिकल पैरामीटर्स को सेंस किया और आगे ट्रांसफ़र कर दिया, फिजिकल पैरामीटर को सेंस किया और आगे ट्रांसफ़र कर दिया। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बॉस है और एक क्लर्क है। क्लर्क ने क्या किया कि वो चीज़ें आसपास से ऑब्जर्व कर रहा है, आसपास से ऑब्जर्व कर रहा है और उसको यूँ का यूँ नोट करके अपने बॉस को दे दिया। ठीक है, उसको क्लर्क को नहीं पता कि क्या चीज़ मैं ठीक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या गलत है इसमें, क्या चीज़ मैं र्यूमर सुन रहा हूँ, क्या चीज़ रियलिटी सुन रहा हूँ, क्या र्यूमर है। वो यूँ का यूँ वो डाटा सारा रिकॉर्ड किया और अपने बॉस को दे दिया। दूसरा क्या है, स्मार्ट बॉस है। एक
स्मार्ट क्लर्क है, सॉरी, स्मार्ट क्लर्क है। स्मार्ट क्लर्क ने क्या किया, जो डाटा आएगा उसके पास, उसमें उसने थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया कि हाँ ये तो र्यूमर है, ये तो र्यूमर है। मान लिया किसी ने कह दिया कि एलिफेंट उड़ रहा था, तो एलिफेंट उड़ रहा था, वो कहेगा ये भाई ये कोई इंफॉर्मेशन, ये तो मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो र्यूमर है। ठीक है, इस टाइप का कोई इंफॉर्मेशन जो उसके पास आती है तो उसको वो फिल्टर आउट कर देगा और वो अपने बॉस को दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो डम्ब क्लर्क हो गया और एक होगा स्मार्ट क्लर्क। स्मार्ट क्लर्क का मतलब वो अपना दिमाग भी कुछ अप्लाई कर रहा है, अपना ब्रेन भी अप्लाई कर रहा है, अपना माइंड भी अप्लाई कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही एक डम्ब सेंसर है और एक है स्मार्ट सेंसर। स्मार्ट सेंसर के अंदर अपने आप अपने उसका अपना एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्मार्ट सेंसर इट मीन्स डम्ब सेंसर प्लस ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो एक स्मार्ट सेंसर जो है वो सिग्नल को रिकॉर्ड करने के साथ साथ, सिग्नल को रिसीव करने के साथ साथ उसको कन्वर्ट करेगा। पहली चीज़ तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो तो एक डब सेंसर भी काम करता है, लेकिन उसके साथ उस कंडीशनिंग का काम भी करता है। ठीक है, और जो उसका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट अटैच होता है उसके साथ, वो सिग्नल कंडीशनिंग का काम भी करता है। ठीक है, तो और वो एक सिंगल डिवाइस ही मानी जाती है, उसको हम अलग अलग नहीं मानते। स्मार्ट सेंसर अब क्या हो गया, ये डम्ब सेंसर प्लस ए माइक्रो प्रोसेसर, तो वो एक सेंसर की तरह ही वर्क करता है। स्मार्ट सेंसर की कुछ एडवांटेज हैं, दूसरे जो सेंसर हैं, ऑर्डिनरी सेंसर है, उनके ऊपर कुछ एडवांटेज हैं। और वो एडवांटेज क्या है, देखो बहुत अच्छी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, लीनियराइज इट्स ऑन आउटपुट। मैंने बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नॉन लीनियरिटी का कंसेप्ट आ जाता है, नॉन लीनियर आउटपुट। तो नॉन लीनियर आउटपुट को स्टेबलाइज करने, प्रोसेसर की हेल्प से, फीडबैक सिस्टम की हेल्प से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उसको लीनियराइज करने की कोशिश करता है, उसको लीनियर रखने, सिस्टम को लीनियर रखने की कोशिश करता है। सेकंड क्या है, इंक्लूड्स सेल्फ कैलिब्रेशन फैसिलिटी। अपने आप को कैलिब्रेशन का भी उसमें कंसेप्ट है कि अपने आप को कैलिब्रेट करेगा कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम क्या क्या है, और जो बीच में जो लेवल्स हैं उनको कैलिब्रेट करेगा। ठीक है, कैलिब्रेट करने का यही तरीका होता है, आप मिनिमम ले लो और मैक्सिमम ले लो, उसके रेफरेंस में आप ये देख लो कि कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया, और उसके बाद आप बीच के जो लेवल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन कर सकते हो। उसके बाद है कंपनसेट द एनवायरमेंटल चेंजेस। जो एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहे हैं उसको कंपनसेट आप कर सकते हो इजीली। एनवायरमेंटल जो भी चेंज आ रहे हैं उसको आप कंपनसेट कर सकते हो। मीन्स एनवायरनमेंट के अंदर यदि फ्लक्चुएशंस हैं, एनवायरनमेंट के अंदर यदि नॉइस है, तो उनको आप कंपनसेट कर सकते हो, नॉइसेस को कंपनसेट कर सकते हो। यदि मैं स्मार्ट सेंसर के टिपिकल डायग्राम की बात करूं तो यहाँ जो ये चीज़ है इतना, ये एक स्मार्ट सेंसर है, ये इतने की बात करता हूँ। तो मैं इसके अंदर क्या क्या है, देखिए यहाँ इनपुट है जो पहले भी होता था, एक डम्प सेंसर है जो पहले हम जिसको सेंसर अब तक पढ़ते आए हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये सिग्नल क्या होगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोसेसर के ऊपर आएगा। प्रोसेसर इसको मेमोरी, पुराने मेमोरी जो सिग्नल्स हैं उनके साथ भी कंपेयर कर सकता है, या जो प्रेजेंट डाटा है उसको भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इतना जो सिस्टम है वो क्या है, एक स्मार्ट सेंसर है। उसके बाद कंप्यूटराइज कंट्रोल रूम, उसके बाद ये कंट्रोल रूम के अंदर डाटा चला जाएगा। ठीक है, ये टिपिकल स्मार्ट सेंसर का डायग्राम मैंने दिखाया। उसके बाद है इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन तो आप सेंसर की कितनी बात करोगे, जहाँ जहाँ आप सोच सकते हो आज के टाइम में, जिस भी चीज़ को आप ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करोगे, जिस भी चीज़ के अंदर ऑटोमेशन डालने की कोशिश करोगे, वहाँ आपको उसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस किसी भी फील्ड में आप देख लो, वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, वायरलेस लेवल इंडिकेटर है, लेजर सिक्योरिटी अलार्म है, फायरिंग अलार्म है, स्मोक अलार्म है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम है, स्मार्टफोन टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन जो आपकी आती है, रेलवे गेट कंट्रोल मैकेनिज्म है, फुल्ली ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम है, या आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिक आता है, डिटेक्शन ऑफ लीक्स इन द गैस पाइप्स, और केबल्स के अंदर यूजिंग प्रेशर सेंसर, केबल्स के अंदर कहीं ब्रेकेज हो गई या गैस पाइप्स में कहीं लीकेज हो गई तो उसको सेंस करने का काम आता है। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ यदि ये चीज़ सेंस ना हो तो बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हो सकती है, बहुत बड़े हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को सेंस करना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद प्रेशर मॉनिटरिंग है, टायर्स के अंदर आपके गाड़ी के टायर्स में प्रेशर कितना है वो रियल टाइम में आपको डाटा मिल सकता है। मॉनिटरिंग एयर फ्लो का, आपके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उसके अंदर बाहर से एयर फ्लो इतना नहीं हो पाता, तो वहाँ एयर फ्लो का कंट्रोल एयर फ्लो चेक किया जाता है। वहाँ बहुत बड़े एग्जॉस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो अंदर की एयर है, यूज्ड एयर है, उसको बाहर निकालते हैं, और जो फ्रेश एयर की इनलेट होती है तो उस फ्रेश एयर की इनलेट को वो एयर फ्लो को चेक करते हैं कि कितना एयर फ्लो है। ठीक है। मेजरिंग लेवल, वाटर लेवल की बात कर लेते हैं तो उसका, या फ्यूल लेवल की बात कर लेते हैं तो उसका लेवल देखने के लिए, या इनहेलर्स है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, या आपके थर्मोमीटर है, या बीपी को कंट्रोल करने के लिए है, या डायलिसिस है, या आपका जो और भी मेडिकल डिवाइसेस जो भी हैं। कोरोना के टाइम में आपने वेंटिलेटर्स बहुत सुना होगा, तो वेंटिलेटर्स के अंदर है वहाँ भी ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये सभी के अंदर हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं। अब हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। इसमें देखिए कि सेंसर्स मोस्ट यूज़फुल टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में। उसको बड़ा एफिशिएंटली हमें यूज़ करना चाहिए। जो डिज़ाइन इंजीनियर है उसको ये चाहिए कि जब भी वो किसी सिस्टम को डिज़ाइन करे तो उसके जब भी वो सेंसर उसका सिलेक्ट करता है तो दिमाग में कुछ चीज़ें उसको ध्यान रखनी चाहिए, अपने माइंड में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और वो चीज़ें क्या हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? पहली चीज़ ये है कि जो मटेरियल है वो चीपली अवेलेबल हो, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो चीपली अवेलेबल हो। उसके बाद सिंपल हो, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप सेंसर बना रहे हो वो सिंपल हो, लो कॉस्ट हो। ठीक है। लो पावर कंजम्पशन हो। जो भी इंजीनियर कोई भी सेंसर बनाता है, कोई भी सेंसर डिजाइन करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि लो कॉस्ट भी हो उसकी, लो पावर कंजम्पशन भी हो, और हाई रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको कि कहीं का कोई पैरामीटर सेंस करने के लिए लगा रहे हो और उसके जो वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है वो रॉन्ग है, उसमें उसकी एक्यूरेसी कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। हाईली रिलायबल तभी होगा। दूसरा, हाईली रिलायबल होने के लिए ये भी है कि उसके डैमेज होने के चांस कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लगा दिया और कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाए। रिलायबिलिटी तब भी आपकी लूज़ कर जाती है यदि उसके डैमेज होने के चांस हैं। और उसके बाद कॉम्पैक्ट हो, स्मॉल साइज़ के अंदर हो, बहुत बड़ा साइज़ उसका ना हो, कॉम्पैक्ट साइज़ में हो। ठीक है। तो आज हमने जो चीज़ पढ़ी है, अभी जितना भी डिस्कशन में पढ़ी है, सबसे पहले तो हमने सेंसर्स के बारे में पढ़ा, सेंसर्स क्या है। उसके बाद हमने जो सेंसर्स के हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है। उसके बाद हमने नॉन आइडियलिटीज़ को डिस्कस किया है उसके, और उसके बाद हम लास्ट में अब कंक्लूजन के ऊपर हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट सेंसर्स की बात करेंगे। किस किस टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं, उनको कैसे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, किस किस बेसिस के ऊपर उनका कैटेगराइजेशन होता है, इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय भारत।